हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का जो है चैप्टर 6 का आखिरी पार्ट देखने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे थे विनिर्माण उद्योग के बारे में। तो हमने सारे उद्योगों के बारे में डिटेल वे में स्टडी कर ली है और आज हम बात करेंगे औद्योगिक प्रदूषण, यानी कि जितने भी उद्योग चल रहे हैं उनसे कौन सा प्रदूषण जनरेट होता है और उससे हमारे पर्यावरण को कौन कौन सी हानियां पहुंचती हैं, इसके बारे में हम जो है डिटेल वे में स्टडी करेंगे और हम इसके रोकथाम के बारे में पढ़ेंगे और एंड में जो है हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण, आप सभी को पता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्योग आवश्यक है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है उद्योगों की। तो इसके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल, पर्यावरण प्रदूषकों को भी जो है नहीं नकारा जा सकता। इससे हमारी भूमि भी प्रदूषित हो रही है, वायु भी प्रदूषित हो रही है, जल का भी प्रदूषण हो रहा है और पर्यावरण भी प्रदूषित हो रही है। तो उद्योग ना 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। पहला है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है भूमि और चौथा है ध्वनि। देखिए, प्रदूषण करने वाले उद्योग में ना ताप विद्युत गृह भी शामिल है। हम अभी आगे देखेंगे डिटेल में। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और जो है ऑक्सीजन लेते हैं। अगर हमारी वायु ही आप ये सोचो प्रदूषित हो जाएगी तो इससे क्या होगा। अब देखिए, इंडस्ट्रीज का यूज हो रहा है, इससे ज़्यादातर मात्रा में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सारे प्रदूषण जो है निकल रही हैं गैसें और ये बहुत प्रदूषित गैसें हैं। तो अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति, जैसे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु प्रदूषण का कारण है। और वायु में ना इसके जो कण हैं, निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस और द्रवीय दोनों प्रकार के कण होते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। अब जैसे देखिए, धूल हो गए, ठीक है, स्प्रे हो गया, कुहासा, धुआं। और रसायन और कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन और छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जो देखते होंगे किसी कंपनी में लंबी लंबी चिमनियां बनी होती हैं, ठीक है, इन चिमनियों से ना धुआं निकलता हुआ आपने देखा होगा। तो ये जो धुएं हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड के हो सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना अनचाहे जहरीले गैसें हैं, ठीक है, जो निकलती हैं कंपनियों से। तो छोटे बड़े कारखाने जो हैं प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं और जहरीली गैसों के रिसाव जो है बहुत भयानक होता है गाइस, ये आपको समझना होगा। और ये भविष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं, यानी दूरगामी प्रभावों वाले भी हो सकते हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी आज भी, मतलब मैं आपको बता दूं, ये वाकया है 1984 का, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो रिलीज हुई, इससे जो है मैं आपको बता दूं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में आज तक पानी जो है वहाँ का प्रदूषित है। बहुत भयानक कांड था ये भोपाल गैस ट्रेजेडी। और एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी, तो मेथिल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो वायु प्रदूषण जो है मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों, पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं, ठीक है। ये तो हुई भाई वायु प्रदूषण की बात। अब जल किस प्रकार प्रदूषित होता है ये भी हमें समझना होगा। अब देखिए, उद्योगों द्वारा कार्बनिक, हमने जैसे पिछले पार्ट में देखा था कि उद्योगों में कार्बनिक और अकार्बनिक जो है पदार्थ होते हैं। तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक के, नदी में छोड़ने से क्या होता है, जल प्रदूषण फैलता है। अब देखिए, जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कौन कौन से हो सकते हैं। कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधशालाएं, ठीक है, चमड़ा उद्योग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग है, जो कि है रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण, भारी धातुएं, जैसे देखिए शीशा हो गया, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि में जल में वाहित करते हैं, यानी कि जल में डालते हैं। तो इससे जो है जल प्रदूषण होता है। और भारत में ना
मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में जो है फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम और लौह इस्पात की अशुद्धियां हैं, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, हमने देख लिया जल प्रदूषण। अब तापीय प्रदूषण किस प्रकार होता है? देखिए क्या होता है ना कि जब कारखानों और ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए आप नदी में डालोगे, एकदम गरम गरम जल नदियों में डाल दोगे, तो क्या होगा? जल में तो कुछ जलीय जीव भी रहते हैं, ठीक है, जलीय जीव को हानि पहुंचेगी, जल जीवन प्रभावित होगा। तो क्या होता है? जल में तापीय प्रदूषण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से जो है अपशिष्ट निकलता है, परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से जो है, अब उसमें यूरेनियम, ठीक है, यूज होता है। तो इससे जो है रिलीज जो अपशिष्ट निकलते हैं वो जो है कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव, ठीक है, जैसी बीमारियां होती हैं इससे। और मृदा यानी कि मिट्टी और जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। अब भाई मिट्टी में प्रदूषण हुआ तो एज यूजुअल बात है वो रिस कर, अब भाई मिट्टी के नीचे तो पानी है ना, तो वो रिस कर नीचे चला जाता है। और मलबे का ढेर जो है, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण और कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है, आपको ध्यान रखना है। और वर्षा जल के साथ ना ये प्रदूषक जो है जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए ध्वनि प्रदूषण भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? देखिए ध्वनि प्रदूषण से ना खिन्नता और उत्तेजना ही नहीं बल्कि श्रवण अक्षमता यानी कि सुनने की क्षमता खत्म होती जाती है। और जो है हृदय गति यानी कि हमारा जो हार्ट बीट है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, इन सब की भी व्यथाएं बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि, आप देखो, आपको जब आप गाना सुनते हो, जब तक आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन आपका मन नहीं है तो आपको वही गाना कर्कश लगता है कि बंद हो जाए, बहुत तेज बज रहा है। आप देखिए कि डीजे वगैरह बहुत ज़्यादा देर तक बजते हैं, या फिर आप देखिए कि किसी शो वगैरह में ज़्यादा तेज आवाज़, क्या होता है उससे हमारी मानसिक चिंता बढ़ती जाती है, उत्तेजना बढ़ती जाती है, ठीक है। तो औद्योगिक और निर्माण कार्य जो है, कारखाने के उपकरण, जनरेटर की आवाज़ हो गई, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी, विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं और इससे जो है ध्वनि प्रदूषण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो देख लिया प्रदूषण। अब इन प्रदूषण के उपाय क्या है, मतलब रोकथाम किस प्रकार करनी है, ये भी चीज़ हमें देखना है। देखिए पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम, किस प्रकार हम रोकथाम कर सकते हैं। अब देखिए कारखानों से जो भी अपशिष्ट निकलता है, निष्कासित होता है, 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। देखिए, और औद्योगिक प्रदूषण से ना स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ सुझाव। अब देखिए सबसे पहला सुझाव, देखिए विभिन्न प्रक्रियाओं में यानी कि बहुत सारी प्रोसेसेस में जल का न्यूनतम उपयोग और जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग करना। यानी कि हमने जो है एक बार जल का प्रयोग कर लिया, इसके बाद हम पुनः चक्रण द्वारा जो है पुनः उसी जल का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, जल का प्रदूषण जो है हम रोक सकते हैं, जल की हानि रोक सकते हैं, ठीक है। जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्षा जल संग्रहण बहुत अच्छा उपाय है कि बारिश के जल का जो है हम संग्रहण कर कंपनी कारखाने के जो है यूज़ में ला सकते हैं वर्षा जल का पानी, ये बहुत अच्छा ट्रिमेंडस उपाय है। अगला उपाय देखिए क्या है, नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उसका शोधन करना। यानी कि जब भी हम जो है कारखाने से निकले हुए नदियों और तालाबों के गर्म जल को हम जो है उसको डालते हैं, तो क्या करना होता है, उसका पहले हम शोधन कर ले, ठीक है, फिर हम उसे जो है बहाएं। तो औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला चरण देखिए, यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। यानी कि इसमें क्या होता है ना, इसमें अपशिष्ट पदार्थ जो भी अपशिष्ट निकलते हैं उनकी छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना, तलछट जमाव, ये सारी चीज़ें सम्मिलित है। दूसरा जो है काम है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा जो है द्वितीयक शोधन करना, ठीक है। और तीसरा प्रोसेस है जैविक रासायनिक भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन करना। अब इसमें क्या होता है, इसमें अपशिष्ट जल जो होते हैं ना, इनको पुनः चक्रित किया जाता है। पुनः चक्रित इन द सेंस कि
हमने जो है उसका शोधन किया और दोबारा उस जल को प्रयोग में लाए। आप सीवेज वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि हम जो है शौचालय वगैरह में जो भी पानी यूज़ करते हैं तो वो जो है पुनः चक्रित होके फिर से रीयूज़ हो सकता है और वही होता है पुनः चक्रण। ठीक है, तो पुनः प्रयोग योग्य जो है बनाया जाता है। आप सभी को पता है कि हमारे भूमिगत जल का स्तर बहुत धीरे धीरे समय दर समय कम होता जा रहा है और वहाँ जो है उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए, कानूनी रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण और गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि जो भी कारखानों में ऊंची ऊंची चिमनियां बनी होती हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है प्रेसिपिटेटर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की तो ये जो है ना एक साफ करने वाली युक्ति है। यानी कि क्या होता है कि उच्च वोल्टेज में, ध्यान रखेंगे, उच्च वोल्टेज द्वारा जो है निर्मित उच्च विद्युत क्षेत्र, वहाँ पे उच्च विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है और उसका उपयोग करके बहती हुई जो गैस है, गैस से धूल और धुआं, ये सारे सूक्ष्म कणों को निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये समझना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। कारखाने में क्या होता है ना, कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल और गैस का प्रयोग से क्या होता है, धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। अब आप कंपेयर कर लीजिए। आप गाड़ियों में जो है तेल यूज़ करते हैं, ठीक है, गैस यूज़ करते हैं हम खाना बनाने में। तो अगर आप कोयला जलाते हो और अगर आप इन कंपैरिजन टू तेल गैस जलाते हो तो क्या होगा, कोयले से ज़्यादा धुआं निकलता है, तेल गैस के यूज़ में जो है कम धुआं निकलता है, बहुत कम धुआं निकलता है। तो धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है ना, यही चीज़ बताने का प्रयास हो रहा है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है और जनरेटर में क्या लगाया जा सकता है। आप देखिए जनरेटर की आवाज़ इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है कि कुछ भी अगल बगल वाले बोले सुनाई नहीं देता। तो जनरेटरों में क्या होना चाहिए, साइलेंसर लगाया जाना चाहिए जिससे कि ध्वनि प्रदूषण ना हो। ठीक है, और ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो, यानी कि जो ऊर्जा को सक्षम करे और जो है कम ध्वनि प्रदूषण करे। ठीक है, और ध्वनि को अवशोषित करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल के साथ ही कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया भी था कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास ये होता है कि हम एट दैट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में ऐसे पर्यावरण का यूज़ करें जो हम और जो है इस प्रकार यूज़ करें कि हम जो है अपने आने वाली पीढ़ी को भी यूज़ करवा सकें, यानी कि हम ख़त्म ना करें, हम इस प्रकार यूज़ करें कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, ये होता है सतत पोषणीय यानी कि धारणीय पोषणीय विकास। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह NTPC द्वारा दिखाया गया मार्ग। देखिए भारत में ना राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर कॉरपोरेशन, तो विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है और इसके पास जो है पर्यावरण प्रबंधन तंत्र यानी कि EMS 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र है। और ये निगम जो है ना प्राकृतिक जो है पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज, तेल, गैस, ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है और इन्हें जो है ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। अब इसके देखिए उपायों को संभव है। पहला देखिए आधुनिकतम तकनीक, यानी कि आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरण का सही उपयोग करके विद्यमान उपकरणों में सुधार। दूसरा है अधिकतम राख का इस्तेमाल कर क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन। ठीक है, तीसरा है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा और वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, यानी कि हम जो है अपना इकोलॉजी बैलेंस बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा यानी कि वृक्षों की सुरक्षा और वृक्षारोपण यानी कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। ठीक है, अगला है तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण और राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना।
अगला है सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटरिंग करना, उनकी समीक्षा करना, ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना, ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैं अब आपको अब बताने जा रही हूँ। ये है भारत में कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। तो देखिए श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, आपको मैं बताती जाती हूँ, ठीक है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, मोहाली हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, नोएडा हो गया उत्तर प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में। चलिए मैं बोलती जाती हूँ, वैसे ये फेमस नाम है, आपको पता ही होंगे। गांधीनगर गुजरात में है, ठीक है, इंदौर, ठीक है। यहाँ सॉफ्टवेयर पार्क है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देखिए यहाँ गुवाहाटी में, कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, मुंबई, पुणे, देखिए मुंबई महाराष्ट्र में दो जगह है, ठीक है, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, बंगलुरु, मैसूर कर्नाटक में भी दो है, चेन्नई तमिलनाडु में, तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। तो ये आपको जो है सॉफ्टवेयर पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क जो है ध्यान में रखने हैं। अच्छा, अब चलिए हम इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न हम लगाने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? आई होप आप इसका आंसर दे लोगे। इसका आंसर होगा सीमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एजेंसी, ध्यान रखेंगे, कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी जो है लिमिटेड, है ना, तो ये जो है सेल हो गया, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो कौन करता है? एल्यूमिनियम प्रगलन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो कौन करते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी। हमने बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें देखी हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन लगाने हैं। पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है कि कच्चे पदार्थों को क्या करते हैं? कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को वस्तु निर्माण या फिर कहते हैं विनिर्माण। अब जैसे देखिए, लकड़ी से क्या बनता है? लकड़ी से कागज बनता है, गन्ने से चीनी बनती है, लौह अयस्क से लोहा इस्पात संयंत्र लगाना होता है, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग जो है ना, किसी भी देश के विकास की रीढ़ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, कृषि के आधुनिकीकरण के साथ साथ अन्य उद्योगों के विकास में भी सहायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। सबसे पहला कारक ये है कि कच्चे माल की उपलब्धता। अब देखिए, अधिकांश उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां इनके लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। जैसे कि देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि लौह इस्पात उद्योग जो है प्रायद्वीपीय भारत में ही लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो है लोहे की खानें हैं और वहां कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। दूसरी चीज, शक्ति के विभिन्न साधन। अब देखिए, जहां उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के विभिन्न साधन प्राप्त होंगे, वहीं तो उद्योग की स्थापना की जाएगी ना, ये चीज मैं बता रही हूँ। तीसरी चीज जो है बहुत सारी चीज़ों की जल की सुलभता, यानी कि जब जल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों में जल जो है सुलभ रूप से प्राप्त होता है, वहीं उद्योग जो है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ऐसा मैं वेस्ट बंगाल का आपको उदाहरण दूँ, वेस्ट बंगाल में जूट की मिलें हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हुगली नदी से पानी मिल जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक, यानी कि मानव के द्वारा जो है जो प्रभावित किया जाता है, वो कारक बताइए। तो हमारा सबसे पहला कारक ये है सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, ठीक है। जहां विभिन्न उद्योगों में काम करने के लिए सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते हैं, वहां अधिकांश उद्योग स्थापित किए जाते हैं। दूसरा है संचार और परिवहन के साधन। देखिए, विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल की तो जरूरत होती है ना, तो कच्चा माल पहुंचाने और तैयार माल जो है वो बाजार तक ले जाने की भी तो आवश्यकता होगी ना। तो ये बिना संचार और परिवहन के अलावा तो होगी नहीं। तो इसलिए संचार और परिवहन बहुत जरूरी है, ठीक है। और जहां ये साधन अच्छे होंगे ना, वहीं अधिकांश उद्योग जो है वो लगाए जाएंगे। तीसरी चीज,
पूंजी व बैंक की सुविधाएं। अब देखिए, विभिन्न उद्योगों को लगाने के लिए ना पूंजी की आवश्यकता तो होती ही होती है। तो जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं जो है अच्छी होती हैं, वहां अधिकांश उद्योग खोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, आधारभूत बहुत मतलब नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। वे उद्योग जो केवल अपने लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि बहुत से उद्योग इन उद्योगों पर निर्भर करते हैं और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ऐसे उद्योगों को हम कहते हैं आधारभूत उद्योग। अब जैसे देखिए, लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। क्यों? क्योंकि ये जो है अन्य सभी भारी, हल्के, मध्यम उद्योग जो है इसी से बनी मशीनरी पर निर्भर है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान हो गए, निर्माण सामग्री हो गई, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण, विभिन्न प्रकार की जो है वस्तुएं बनाई जाती हैं लोहे से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योगों से किस प्रकार भिन्न है और इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं? किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है? देखिए, लोहा और इस्पात उद्योग जो है एक आधारभूत उद्योग है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया संकलित उद्योग, दूसरा हो गया मिनी इस्पात उद्योग। देखिए, भारत में क्या है ना, भारत के रेफरेंस में अगर मैं बताऊं तो 10 मुख्य संकलित उद्योग जो है और जो है बहुत से छोटे इस्पात हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र जो है बड़ा संयंत्र होता है, जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने, उसे आकार देने, प्रत्येक क्रिया शामिल है। और मिनी इस्पात उद्योग जो है छोटे संयंत्र हैं। इसमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात, स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। तो इनमें क्या होता है ना, इनमें री रोलर्स होते हैं, यानी कि इनमें जो है इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो लौह इस्पात उद्योग के सामने कई समस्याएं रही हैं। सबसे पहली समस्या ये रही है कि उच्च लागत और कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, दूसरी समस्या ये है कि कम श्रमिक उत्पादकता है। तीसरी समस्या ये है कि ऊर्जा की अनियमित पूर्ति हो रही है, समान रूप से पूर्ति नहीं हो रही है। चौथा जो है समस्या ये है कि अविकसित संरचना है। ठीक है, हमारे यहाँ अनडेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी परेशानियां उठानी पड़ रही है। तो इन समस्याओं को दूर करके उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ाने के लिए कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? अभी अभी हमने देखा कि किस प्रकार हमारा जो है उद्योग के द्वारा हमारी वायु, हमारा जल, हमारी भूमि, हमारी ध्वनि जो है प्रदूषित हो रही है। ठीक है, हमने ये देख लिया है अभी इसी पार्ट में, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। आप एक बार और वीडियो सुन लिया, आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के उठाए गए विभिन्न उपायों पर चर्चा कीजिए। तो बिल्कुल चर्चा करते हैं हम। सबसे पहला उपाय ये है कि सबसे पहला उपाय ये है कि नदियों और तालाबों से जो है सीधे गर्म जल जो छोड़ दिया जाता है उसको शोधन करके छोड़ना चाहिए। अभी अभी हमने देखा, जिससे क्या हो, जिससे जल प्रदूषित ना हो। ठीक है, दूसरा, कोयले, लकड़ी, खनिज तेल से पैदा की गई बिजली जो हवा को प्रदूषित करती है, उसके स्थान पर जल द्वारा पैदा की गई बिजली का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में वातावरण भी शुद्ध रहेगा। तीसरा हो गया, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर, इन सब का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, फैक्ट्रियों से निकले प्रदूषित जल को वहीं इकट्ठा करके क्या करना चाहिए, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसे साफ कर लिया जाना चाहिए, ताकि बार बार वो जो है प्रयोग में लाया जा सके। अब देखिए, ये क्रियाकलाप दिया हुआ है उद्योगों के संदर्भ में, प्रत्येक के लिए एक शब्द यानी कि सांकेतिक अक्षर यहाँ सामने दिए हुए। मशीनरी चलाने में प्रयुक्त, पी लिखा हुआ है, इसे आपको पूरा करना है, यानी कि पावर, POWER। ठीक है, कारखानों में काम करने के लिए व्यक्ति कौन होते हैं, वर्कर। ठीक है, उत्पाद को जहाँ बेचा जाता है, कहाँ बेचा जाता है, मार्केट। वह व्यक्ति जो सामान बेचता है उसे क्या कहते हैं, रिटेलर। वस्तु उत्पादन, प्रोडक्ट। ठीक है, निर्माण या उत्पादन, मैन्युफैक्चर। ठीक है, मैन्युफैक्चर। भूमि, जल और वायु का अवनयन क्या होता है, पॉल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट कार्य बच्चों के लिए होते हैं, ये हम नहीं देखेंगे। अच्छा, चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं इस वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। मेरी सिर्फ और सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।